नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से उसी विषय की बात करेंगे जिस पर सारी दुनिया का ध्यान इस समय टिका हुआ है, और वो है पश्चिम एशिया में युद्ध का फैलता हुआ दायरा। ऐसा लगता है कि इजरायल ने ये स्ट्रेटजी तय की है कि अब उसके सामने जो रास्ता यही है कि इस युद्ध को एक बड़े युद्ध में, क्षेत्रीय युद्ध के रूप में बदल दिया। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत एक प्रतिरोधी हमला किया था, और तब से जब से यह युद्ध शुरू हुआ, आशंका तो तब से मंडरा रही थी कि यह युद्ध क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। लेकिन अभी तक चूंकि उस इलाके के जो दूसरे देश थे, ईरान है, लेबनान, सीरिया, ये सारे देश जो हैं, इन्होंने काफ़ी संयम का परिचय दिया, और इन्होंने सीधे युद्ध में जाने के बजाय कोशिश ये की कि गजा में, जहाँ पर इजराइल मानव संहार कर रहा है, वहाँ पर युद्ध विराम हो जाए और समस्या जो है वो इसी तरह से रुक जाए। लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। वो शायद उनके जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, एक तो उनका राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ है, और वहाँ शायद ये उनकी समझ भी है कि इजराइल का जो वर्चस्व रहा है उस इलाके में अमेरिका की मदद से, उसे बरकरार रखने का एक ही उपाय है कि एक बहुत, जिसको डिसाइसिव वॉर कहते हैं, निर्णायक युद्ध हो जाए और एक बार फिर उसमें बाकी सबको हरा दिया जाए, तो इजराइल की जो दादागिरी पिछले 70-75 सालों से चल रही है वो वहाँ पर कायम रहे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लेबनान में हमला किया गया, हालांकि उसके पीछे जो ये जो प्रतिरोध की धुरी है, जो जिसमें कि इजराइल, यमन के जो अंसारुल्लाह हैं हुती, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक रेजिस्टेंस फोर्स और सीरिया के संगठन शामिल हैं। इनकी अपनी कमजोरियां थी, अपने भीतर से कुछ ऐसे इन्होंने इनके भीतर कमजोरियां उभर के आई, जिसकी वजह से इजराइल को ये मौका मिला। लेकिन उसने हिजबुल्लाह के लगभग सारे टॉप लीडर्स को एक ही हमले में मार डाला, और ये बहुत बड़ा झटका वहाँ पर था, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि ये जो युद्ध का माहौल है, इसमें इजराइल ने अपनी बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन परसों ईरान ने जो हमला किया, बहुत ही व्यापक स्तर पे हमला किया। जिस तरह से उसने इजराइल की जो मिसाइलों को रोकने की प्रणाली है, आयरन डोम, उसको ध्वस्त किया। उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिन मिसाइलों ने इजराइल के अंदर जाकर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब उस बारे में काफ़ी हम लोगों के पास जानकारियां आ चुकी हैं। उसके बाद से इस युद्ध में एक बार फिर संतुलन हासिल होता हुआ दिखा, लेकिन इजराइल जो है वो इससे ठहरने के मूड में नहीं है। ईरान पर तो हमला करने की उसने चेतावनी दे ही रखी है। लेकिन जो सबसे दो घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत ही निर्णायक साबित हो सकती हैं आने वाले दिनों में। वो एक तो है कि उसने लेबनान पर जमीनी हमला किया। जमीनी हमला मतलब जो जमीनी थल सेना है वो लेबनान की सीमा के भीतर कई जगह पर वो घुसने में भी कामयाब रही है। लेकिन यह इसलिए एक ये डिसाइसिव निर्णायक युद्ध है क्योंकि जमीनी युद्ध में हिजबुल्लाह को हराना आसान नहीं है, ऐसा समझा जाता है। 2006 में जब इजराइल ने कोशिश की थी तो हिजबुल्लाह ने उनको रोक दिया था, वो आगे नहीं बढ़ पाए थे, और हिजबुल्लाह ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनके 400 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, उनके टैंक नष्ट हुए थे। जो लेबनान ने वहाँ पर घात लगाकर हमला करने की जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जवाबी हमला करने की, वो काफ़ी कारगर रही थी। और वहाँ से ही अगर सही हम लोग देखें तो वहीं से हिजबुल्लाह का एक हाई प्रोफाइल बनना शुरू हुआ था, और ये कहा गया था कि हिजबुल्लाह ने इजराइल जैसी ताकत को रोक दिया। वो ताकत, ऐसा समझा जाता है कि 2006 के बाद ये जो साल गुजरे हैं, लगभग 18 साल, उसमें और ज़्यादा बढ़ी है। आज हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख फाइटर हैं, उनके लड़ाके हैं, और इसलिए ये बात आरंभ से ही समझी जाती है कि अगर ग्राउंड अटैक इजराइल करता है तो वो अटैक निर्णायक साबित होगा।
अगर इस युद्ध में हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को रोक दिया तो इजराइल की जो रुतबा है, उसकी जो ताकत है, उसके लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। उसके बाद बल्कि कुछ विश्लेषक तो यह कहते हैं कि इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने इस बार हिजबुल्लाह को हरा दिया तो शायद जो इजराइल करना चाहता है कि पूरे इलाके में अपने वर्चस्व की पुनर्पुष्टि रिकन्फर्म करना चाहता है, उसमें काफ़ी हद तक वो काफ़ी समय तक के लिए कामयाब हो जाएगा। यह बात भी जो है ये बात मानी जाती है। लेकिन इस बीच इजराइल कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे उसके लिए दांव बढ़ता जा रहा है। कल उसने सीरिया में बमबारी की 3 सैनिक अड्डों पर उसके विमानों ने जाके बम गिराए, काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ। लेकिन उसमें एक टैक्टिकल जो अब ये इजराइल ने जानबूझकर किया या हो गया कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ पर जो ठिकाने निशाना बने उसमें रूस का सैनिक अड्डा भी, क्योंकि वो अड्डा भी उसी जगह पर मौजूद है। और इसके साथ इस युद्ध में कहा जा सकता है कि इजराइल ने रूस को भी खींच लिया है। यह बात याद करनी चाहिए कि सीरिया में जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपनी पूरी ताकत लगाई वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उनकी सत्ता को उखाड़ने के लिए, ऐसा कहा जाता है, आरोप है कि उसके लिए उन्होंने आईएस जैसे आतंकवादी संगठन को बढ़ावा दिया वहाँ पर। दूसरे इसी तरह के जो इस्लामिक संगठन हैं उनको बढ़ावा दिया और उनके पीछे खड़े होकर उन्होंने राष्ट्रपति असद के खिलाफ एक मोर्चाबंदी की जिसमें खुद अमेरिका शामिल हुआ। उसने बमबारी की, उसने उनकी फौजें गई, उसने जो बढ़ती हुई ताकत वहाँ पर जाकर उसने आज भी सीरिया का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी कब्जे में। लेकिन और ये ऐसा लग रहा था कि ये कारवां उसमें बढ़कर राष्ट्रपति बशर के हाथ से जो राजधानी दमिश्क है उसको छीन लेगा। तब उस समय लगभग 2012-13 के आसपास रूस ने निर्णायक हस्तक्षेप किया। बल्कि ये कहा जाता है कि जब सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद रूस बड़ी बदहाली में था, बुरे हाल में था, यह माना गया था कि उसका स्थायी रूप से पतन हो चुका है। उसके बाद जब राष्ट्रपति पुतिन ने उसे फिर से संभालना शुरू किया, उसकी संप्रभुता को एक्सेप्ट करना शुरू किया, इस प्रक्रिया में सीरिया में हस्तक्षेप सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। उस हस्तक्षेप के साथ रूस ये साबित करने में सफल रहा कि जो रूस की ताकत को आप हल्के से नहीं ले सकते हो, क्योंकि रूस के फौजी जब वहाँ गए उसके बाद अमेरिकी जो ये एक अलायंस था उसकी बढ़त न सिर्फ रुक गई बल्कि रूस की मदद से राष्ट्रपति बशर अल असद की जो फौजें हैं उन्होंने बहुत सारे इलाके फिर से अपने कब्जे में ले लिए और तब से रूसी फौज वहाँ है, रूस का वहाँ पर अड्डा है। अब इजराइल ने उस अड्डे को भी निशाना बनाया। इसके साथ इस युद्ध में रूस की भूमिका बनने की पूरी संभावना पैदा हुई। इसके पहले जब लेबनान में अभी पिछले हफ्ते भर से कोहराम मचा हुआ है इजरायली हमलों की वजह से, तो कल ही दिन में रूस ने ये घोषणा की थी कि वहाँ वो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेगा, मानवीय मदद भेजेगा। ह्यूमैनिटेरियन मदद जो होती है, कोई देश जब भेजता है अकेले बिना संयुक्त राष्ट्र के किसी फैसले के तहत, तो उसका मतलब उस देश में एक तरह का हस्तक्षेप समझा जाता है। क्योंकि अगर ह्यूमैनिटेरियन मदद वहाँ जाएगी, अगर रूस के काफिले पर इजराइल ने की तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं उस हमले से उसका काफिला प्रभावित हो, तो रूस को एक नैतिक आधार मिलता है उसका जवाब देने। वैसे भी हम लोग पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रूस के बयान आए हैं, खुद राष्ट्रपति पुतिन ने जो बातें कही हैं, उससे भी इन्हीं बातों का संकेत मिलता रहा है कि रूस अब चुप बैठने को तैयार शायद नहीं है। गौर करने की बात है कि ईरान ने जब इजराइल पे हमला किया, उसके ठीक एक दिन पहले रूस के प्रधानमंत्री तेहरान गए थे
और वहाँ पर उनकी टॉप लीडरशिप के साथ में उनकी बातचीत हुई थी। ईरान ने जब परसों एक बहुत ही बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल अटैक किया, उसके तुरंत बाद ईरान के जो संयुक्त राष्ट्र में दूत हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को इसके बारे में सूचना दी। उन्होंने अपने हमले को वहाँ पर जायज़ ठहराया और यह बातें वहाँ उन्होंने कही कि अब हमारी तरफ से हमला पूरा हो गया है, अब हम तभी आएंगे फिर से जब इजराइल हमें फिर से इनवाइट करता है, यानी इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है। उसके अगले दिन ये खबर आई कि इस हमले की पूर्व सूचना ईरान ने सिर्फ 2 देशों को दी थी। वो 2 देश थे, रूस और चीन। ईरान ने उन्हें पहले सूचित कर दिया था कि हम इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं, बदला लेने जा रहे हैं। हमारी राजधानी यानी तेहरान में इजराइल ने जो हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या कराई थी, अब उसका बदला हम लेने जा रहे हैं। साथ ही हम बदला लेने जा रहे हैं लेबनान के नेताओं की जो इजराइल ने हत्या की है, लेबनान के भीतर में जाकर वहाँ हवाई हमले कर, हम उसका बदला लेने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रूस की भूमिका इस युद्ध में बनती जा रही है। अगर रूस इसमें इस भूमिका के तहत, अब ये बात और एक सूचना जो है कि जब से कल हमला हुआ सीरिया में और रूस उससे प्रभावित हुआ, रूस का अड्डा, तब से रूस ने वहां अपनी मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। अब सीरिया और रूस के का जो इंटरसेप्टर है वो मिलकर, जो उसके बाद और भी मिसाइलें दागी हैं इजराइल ने, उनको इंटरसेप्ट किया है। तो रूस की भूमिका एक तरह से बन चुकी है इस युद्ध में। अब अगर वो गाजा में या लेबनान में अपनी भूमिका बनाता है तो यह इस युद्ध में एक बहुत ही बड़ा मोड़, यह भी कहा जा सकता है कि निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। उसके बाद 2 परिस्थिति बनेगी कि क्या अमेरिका और पश्चिमी देश भी सीधी भूमिका बनाएंगे, और ये जो भूमिका अगर होती है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कुछ पश्चिम एशिया में इस समय हो रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि भी बना सकता है। ये बात काफी जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, वो कह रहे हैं। इसमें अगर रूस की भूमिका बनती है और अमेरिका भी अपनी भूमिका बनाता है और उनका डायरेक्ट अगर कोई कन्फ्रंटेशन होता है तो दुनिया बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। फिलहाल जो संकेत हैं कि रूस एक बहुत ही छोटे ढंग से, लेकिन इसमें उसकी भूमिका बन गई है। आने वाले दिनों में ये चीज़ें क्या मोड़ लेती हैं, ये काफ़ी कुछ इजराइल के रुख पर निर्भर करेगा। क्या इजराइल ये जोखिम को लेते हुए आगे बढ़ेगा कि युद्ध का दायरा फैलाया जाए? अगर वो इसको लेके बढ़ता है तो ये चीज़ें यहाँ से कहीं भी जा सकती हैं। हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर है और उस पर हम आपको ताज़ा अपडेट के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। आपको हम लगातार पश्चिम एशिया में जो हो रहा है, वहाँ जो समीकरण बन रहे हैं, वहाँ जो स्थितियाँ उभर रही हैं, उसके बारे में अपनी जानकारी के मुताबिक आपको सूचना देने की कोशिश करते रहेंगे। आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे। जैसा कि मैंने कहा, आज आप सबको मेरा नमस्कार।